हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेट IAS में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। कल तक हमने डिस्कस किया था कि यूपीएससी प्रीलिम्स का जनरल स्टडीज़ पेपर 1 कि उसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उसका सिलेबस क्या क्या है, किन किन कोर्स अपने सेक्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें 2 आवर्स का टाइम और ड्यूरेशन आपको अलॉट किया जाता है। उसमें भी निगेटिव मार्किंग था। हमने देखा कि 0.33% से आपका अगर एक नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो मार्क डिडक्ट होगा, वो आपके पेनल्टी के रूप में। तो सेकेंड पेपर अब देखते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पेपर 2 ये पेपर 2 है, जिसको हम लोग CSET भी बोला जाता है। CSET, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका भी ड्यूरेशन आपको 2 घंटे का होता है। इसमें भी वही क्राइटेरिया है कि आपको नेगेटिव मार्किंग होंगे, 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के। और हाँ, एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो आपका फर्स्ट पेपर में जो मार्किंग होगा वो मार्किंग आपको मेरिट बनाएगा, और सेकेंड पेपर में क्वालिफाइंग सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं। 33% मार्क्स यानी 33 मीन्स 66.67% मार्क्स, 7 मार्क्स अगर आप लेके आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इट मीन्स 67% मार्क्स आउट ऑफ 200 आप लेके आते हैं तो आप CSET प्रीलिम्स में क्वालिफाई करेंगे। और इसका क्राइटेरिया ये है फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का कि आपको दोनों इनिंग्स में बैठना होता है। ये न कि केवल फर्स्ट पेपर दिए और अच्छा मार्क्स ला लिए तो आपको लगेगा कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे। नहीं, दोनों पेपर में बैठना ज़रूरी होता है, दोनों सेटिंग्स में बैठना ज़रूरी होता है, और दोनों पेपर में सेकेंड पेपर में क्वालिफाई करना जरूरी होता है। और फर्स्ट पेपर में जो आपका कट ऑफ जाएगा उस कट ऑफ के अंदर अगर आप आते हैं तो आप मेंस के लिए क्वालिफाइड होंगे। तो फर्दर हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। पहला है हमारा कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन इसमें बाइलिंगुअल अभी का जो ट्रेंड है उसको आपको जो भी पैराग्राफ्स या पैसेजेज आते हैं वो बाइलिंगुअल आते हैं, इंग्लिश में और हिंदी में भी। और वो आपको ट्रेंडिंग जो न्यूज़ पेपर्स में रहता है या न्यूज़ में रहता है विगत 1.5-2 वर्षों का, या एडिटोरियल में छपा रहता है, तो उन्हीं टॉपिक से, उन्हीं इशूज से बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन आ जाते हैं। या फिर जो साइंस टेक या जितने भी जो मैगजीन्स हैं, पर्टिकुलरली आपको योजना, कुरुक्षेत्र, साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ या इकोनॉमिक वीकली, इन सब मैगजीन से भी कभी कभार देखा गया है कि जितने भी जो पैराग्राफ्स हैं, पैसेजेज हैं, डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो कंप्रीहेंशन हम लोग समझ लिए। कंप्रीहेंशन आपको बाइलिंगुअल होता है। इंग्लिश कंप्रीहेंशन भी होता है, लेकिन इंग्लिश कंप्रीहेंशन केवल इंग्लिश कंप्रीहेंशन, ये जो कंप्रीहेंशन होगा बाइलिंगुअल होगा। लगभग 8 से 10 आपको पैराग्राफ्स या पैसेजेस दिए जाते हैं और उस पैसेजेस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इंग्लिश कंप्रीहेंशन भी है, लेकिन उसका अब उतना रेलेवेंस रहा नहीं है, क्योंकि उससे अगर ट्रेंड एनालिसिस हम लोग करेंगे तो बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2013 में 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2014 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश कंप्रीहेंशन से। उसके बाद से फिर उसको प्रोटेस्ट हुआ कि इंग्लिश कंप्रीहेंशन नहीं रखा जाए। खास करके जो नॉर्थ इंडियन थे, हिंदी में मीडियम बेल्ट के जितने भी स्टूडेंट थे, उनका कहना था कि इसे सीधे जो नॉर्थ इंडियन या जो हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके परफॉर्मेंस पे अफेक्ट कर रहा था। तो ये भी ठीक है कि एक ऐसा हम लोग कंप्रीहेंशन दें जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो, और वही यूपीएससी ने माना भी, और उसको धीरे धीरे करके उसको एटलीस्ट उसको इरेलेवेंट बना दिया। इंग्लिश कंप्रीहेंशन से नहीं होता है, जो भी कंप्रीहेंशन होता है वो बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछे जाते हैं। तो अनदर हम लोग देखेंगे इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। इस चीज़ को समझना हमें ज़रूरी है
कि इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी आपको जैसे पैसेजेज होते हैं, उस पैसेजेज के आधार पर ही आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसी के आधार पे आपको डिसीजन मेकिंग लेना होता है। उसमें टेस्ट किया जाता है कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, यानी किस प्रकार आप किसी चीज़ को कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसमें आपका जो इंटरपर्सनल स्किल्स है उसके बारे में टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, यानी ये जो लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, और उसी में फर्दर देखेंगे कि जनरल मेंटल एबिलिटी, दोनों मिला करके हमारा जो रीजनिंग का पोर्शन बन जाते हैं। रीजनिंग के पोर्शन में फर्दर हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे किन किन सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान से फिर देखेंगे। तो अगर लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी की बात करें हम, या फिर आपको जनरल मेंटल एबिलिटी जो रीजनिंग का पोर्शन है उसमें अगर देखा जाए, तो फिर फर्दर उसको अनेक सब टॉपिक्स में भी डिवाइड किया गया। सब टॉपिक्स में मतलब जितने भी जो रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, चाहे सिलोजिज्म से हो, ब्लड रिलेशन से हो, वेन डायग्राम से हो, तो ऐसे बहुत सारे जो उसमें टॉपिक्स हैं, जब फर्दर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे प्रीलिम्स के सिलेबस को सीसेट पढ़ने के लिए, उस समय हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से और किन किन को सेक्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट हो जाता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी जीएस पेपर 2 का प्रीलिम्स का, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दिया रहेगा कि पैसेज के रूप में ही रहेगा, और उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस रहेंगे कि मान लीजिए कि कहीं बाढ़ टाइप की स्थिति आया हुआ है, आप वहाँ एक ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, तो आप उस चीज़ को कैसे मॉनिटर कीजिएगा, कैसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट कीजिएगा, क्या क्या कंडीशन आपके सामने अवेलेबल रहेगा। तो उसी आधारित पे फिर आपको क्विक डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं। फिर हम लोग फर्दर देखते हैं कि बेसिक न्यूमेरेसी। बेसिक न्यूमेरेसी मीन्स बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर्स एंड द रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एटसेट्रा, क्लास 10th लेवल। इसमें यूपीएससी ने आपको क्लियर कट मेंशन कर दिया है कि जो बेसिक न्यूमेरेसी के जो क्वेश्चंस होंगे, यानी जो डाटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चंस होंगे, या जो मैथमेटिक्स के मैथ वाला पोर्शन है बेसिकली, तो वो 10th लेवल के ही होंगे। यानी जो डीआई हम लोग देख सकते हैं कि डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी एटसेट्रा, क्लास 10th लेवल। इसमें आपको ये नहीं कि कोई इंजीनियरिंग या रिसर्च वाला क्वेश्चंस वैसा पूछा जाएगा, वैसा नहीं है, लेकिन सवाल बहुत ट्रिकी होते हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग ध्यान से देखेंगे, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, सो कॉल्ड ईजी नहीं होते हैं। तो हाँ, लेकिन होते हैं, स्टैंडर्ड 10th ही रहेगा उसका, लेकिन थोड़ा सा उस पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। इसमें बेसिक न्यूमेरेसी में हमें चाहिए क्या कि जो क्वेश्चंस इस पे अप्रोच करने का तरीका ये हो कि जो सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को हम फाइंड आउट करें कि इजी टॉपिक्स जो बेसिक न्यूमेरेसी में क्या क्या है, और कैलकुलेशन पे काम करेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें अगर देखा जाएगा तो 80 क्वेश्चंस हैं और आपको 120 मिनट्स के जो पेपर आपका होता है, सेकेंड पेपर, यानी 2 घंटे का। एक के क्वेश्चंस पे आपको 1.5 मिनट का समय, 90 सेकेंड्स का समय मिलता है। तो हम लोग वी कैन से दैट एवरी सेकेंड काउंट्स, ठीक है। तो देखेंगे कि 1 मिनट में 1.5 मिनट का अगर है, तो पैसेज कंप्रीहेंशन वाला देखेंगे तो बड़े बड़े पैसेज रहते हैं। उन बड़े बड़े पैसेज में आपको अगर ओवरऑल एवरेज देखा जाए तो नॉर्मल जो ट्रेंड है उसका ये है कि 25 to 30 क्वेश्चंस आपको कंप्रीहेंशन से रहते हैं। बेसिक न्यूमेरेसी से भी लगभग आपको 30-35 क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। तो और फिर जो लॉजिकल रीजनिंग और जनरल मेंटल एबिलिटी है, इसको भी दोनों को एक में, जो रीजनिंग में पोर्शन है, रीजनिंग वाला पोर्शन में इसको रखा गया है, उससे भी लगभग आपको 20-25 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल मिला के हमें 80 क्वेश्चन तक पहुंचना है। और इन
जो डाटा इंटरप्रिटेशंस हैं, चार्ट, डायग्राम्स और ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी, जो क्लास 10th लेवल के होंगे उसको हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। तो ये हमारा था सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का। हाँ, इसमें क्लियर कट कर दिया है कि नोट 1, नोट 2, नोट 3 दे करके पेपर 2 ऑफ द सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विल बी अ क्वालिफाइंग पेपर विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड एट 33%, यानी 33% मार्क्स आप ले आते हैं आउट ऑफ 200, तो इसका मतलब है कि आपको 67-70 मार्क्स अगर लेके आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। द क्वेश्चन विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस सब्जेक्टिव टाइप, जैसे पेपर 1 में क्वेश्चंस होते हैं सेम उसी प्रकार आपका इसमें भी क्वेश्चंस वैसे ही मल्टीपल चॉइस सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन बोथ द पेपर्स ऑफ सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम। पहले ही हम लोग बता चुके हैं कि एक कंपलसरी है किसी भी कैंडिडेट के लिए, और इसको यूपीएससी ने हाईलाइट करके दे दिया है कि मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब आपको शामिल होना ही है, अगर इसमें शामिल नहीं होते तो फिर आपका जो पेपर 1 है, आप इस सेटिंग में एब्सेंट है तो पेपर 1 में भी आपको माना जाएगा कि फिर आपका कॉपी जांची नहीं होगा, उसमें भी एब्सेंट माना जाएगा। तो ये नोट है, इसको हम लोग अपने तैयारी में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अब हमारा आगे का प्रोग्राम क्या होना चाहिए इस पे हम लोग बात करेंगे। फिर एक एक करके हम लोग मेंस का भी जो सिलेबस है, मेंस के सिलेबस को भी देखेंगे। अब थोड़ा ट्रेंड एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं इसका कि आखिर क्या है। एक सेकेंड। हाँ, ट्रेंड एनालिसिस हम लोग देखेंगे कि ऐसे गूगल में हम लोग अगर सर्च करेंगे तो ये सारा ट्रेंड एनालिसिस आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। ये 21 तक का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। 2012 में करंट अफेयर्स से एक क्वेश्चन पूछा गया था, हिस्ट्री से 19 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से 17 क्वेश्चंस, पॉलिटी से 20 क्वेश्चंस, इकोनॉमी से 70 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक से 9 एंड इन्वायरमेंट से 17। ये है हमारा कोर सेक्टर। उसी प्रकार 2013 में देख सकते हैं हम लोग 14, 15 अप टू 2021 आ जाते हैं हम लोग। 2022 का डाटा लोड करेंगे बाद में। अगर यहाँ से हम लोग ध्यान दें तो हमें समझ में आएगा कि करंट अफेयर्स का जो इम्पोर्टेंस है वो अच्छा खासा है, यानी करंट से जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इस समय पूछे जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स कोई और चीज़ से, यानी जितना जो सिलेबस में मेंशन्ड है उसी से क्वेश्चंस पूछे आपको जाते हैं। और हिस्ट्री में आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, स्पेशल फोकस रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर पे। फिर हिस्ट्री को हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे, उसका ट्रेंड एनालिसिस अगर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी प्रकार ज्योग्राफी का भी ट्रेंड बहुत अच्छा रहा है, ज्योग्राफी हम लोग देख सकते हैं। पॉलिटी एवरेज आपको 15 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी से। इकोनॉमी से भी ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस एवरेज अगर देखा जाए तो 15 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। साइंस एंड टेक से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें भी आपको एवरेज 15 क्वेश्चंस लगभग मिल जाएंगे। तो हमारा जो कोर एरियाज है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंट, अगर इन 5 सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर लिया जाए, ओवरऑल देखा जाए कि इस पर अगर अच्छे से कर लिया जाए तो हमारा ऑलमोस्ट 80% तक सिलेबस इन्हीं 5 सब्जेक्ट से कवर हो जाते हैं प्रीलिम्स के लिए। सेम अप्लाइज टू मेंस आल्सो, कि कोर यानी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बिना इसके बेस के हम लोग कहीं आके बढ़ ही नहीं सकते हैं। इसीलिए सिलेबस को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है।
देखेंगे हम लोग कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये करंट अफेयर्स से ज़्यादा रिलेटेड होता है, यानी जो नए नए खास करके जो रिसर्च होते हैं या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, या फिर जो रोबोटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स में रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेसिक हमको नहीं आना चाहिए। साइंस एंड टेक को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं, बेसिक साइंस एंड एडवांस साइंस, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो फिर उसको हम लोग फर्दर जब डिवाइड करेंगे, फर्दर एनालाइज करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये हमारा प्रीलिम्स के लिए हो गया, पेपर 1 के लिए। पेपर 1 एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसी से मेरिट डिसाइड होगा आपका। जो सीसेट है वो तो क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का होने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो देखेंगे कि हाँ, उसमें जो सेकेंड पेपर है यूपीएससी का सीसेट का, उसमें 3 चीज़ पे अगर फोकस कर लें हम, यानी जो डाटा बेसिक न्यूमेरेसी है, यानी मैथ्स का पोर्शन है, फिर कंप्रीहेंशन का पोर्शन है, और थर्ड वन अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपका जो रीजनिंग का पोर्शन है वो। इन 3 पोर्शंस को, 3 सेक्शन को अच्छे से अगर कर लिया जाए तो हम लोग 40-50 क्वेश्चंस करेक्ट अगर कर लेते हैं आउट ऑफ 80, तो क्वालिफाई होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। सेफर जोन ये रहेगा कि हम लोग 80+ लेके आए मार्क्स उसमें, ताकि एकदम निश्चिंत रहें मेंस के लिए। उसी प्रकार प्रीलिम्स का ट्रेंडिंग ये रहता है कि अगर कट ऑफ हम एनालाइज करेंगे प्रीवियस ईयर जितने भी जो कट ऑफ गए हुए हैं, तो उसमें हमें समझ में आ जाएगा कि 55 to 60% मार्क्स अगर हम लोग सिक्योर कर लेते हैं तो आराम से प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया जा सकता है। 55 to 60% कहने का मतलब है कि 100 मार्क्स के नियर अबाउट 100 मार्क्स, और 105 और 10, हाईएस्ट 116 गया है, तो वो कभी एक्सेप्शन में होता है। न तो पिछले 2-3 साल का ट्रेंड देखेंगे तो हम लोग इसका 95, 96 ऐसे रहा है ट्रेंड। तो वो भी हम लोग देखेंगे कि इसका क्या ट्रेंडिंग है, कट ऑफ कितने गए हैं प्रीलिम्स का, मेंस का, और इंटरव्यू में एवरेज मार्क्स स्टूडेंट को, एक एस्पिरेंट को कितने दिए जाते हैं। वो तो इंटरव्यू डिसाइड नहीं किया सकता है कि इतना होगा, लेकिन ट्रेंड एनालिसिस प्रीलिम्स और मेंस का ज़रूर किया जा सकता है कि हाँ। तो ये रहा आज का, और जब हम लोग कल आएंगे तो कल इसके बारे में जितने जो कट ऑफ्स हैं, इसके फर्दर हर सब्जेक्ट में कितना जो ट्रेंडिंग सब्जेक्ट रहा है, उन सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली हम लोग देखेंगे कि जो मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, मॉडर्न इंडिया में भी जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट है, उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर में आर्ट आर्किटेक्चर से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के लिए। फिर ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे कि ज्योग्राफी में हम लोग हर एक चीज़ को फिर कवर करते जाएंगे, उसको भी देखेंगे कि फिर उसमें कौन कौन से जो हॉट टॉपिक्स रहे हैं जिससे हमेशा सवाल पूछा जाता है। तो यूपीएससी का भी ट्रेंड रहा है, लेकिन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। इसीलिए सबसे पहले सिलेबस को समझना ज़रूरी है। सिलेबस को इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई गेम हो, कोई चीज़, अगर एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम क्रिकेट ले लेते हैं, तो क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आईसीसी का अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के बाद ही कोई जो प्लेयर है क्वालिफाई होता है और वो फिर नेशनल या इंटरनेशनल के लिए खेलता है। उसी प्रकार सेम अप्लाइज टू यूपीएससी प्रिपरेशन आल्सो, ठीक है, कि इसमें भी बिना रूल्स रेगुलेशंस जाने, यानी रूल्स रेगुलेशन यहाँ क्या है कि इसका जो सिलेबस है, सिलेबस ने वो बजाते आपको यूपीएससी ने प्रोवाइड कर दिया। बिना यूपीएससी के सिलेबस को समझे, बिना उसके जितने भी जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स है उसको समझे, हम लोग डायरेक्ट एक बार में ही प्रिपरेशन पे नहीं उतर सकते हैं। पहले इस सिलेबस को समझना अच्छे से ज़रूरी है, फिर उसके टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स को तोड़ना ज़रूरी है कि, और उसके बाद फिर फर्दर हम लोग देखेंगे कि कितना डीप इसमें जाया जा सकता है। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। और जो हम
प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग एक करेंगे, थोड़ा पेशेंस चाहिए इसके लिए। एक यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, लगभग 1 साल 1.5 साल आपको लग ही जाते हैं। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा पेशेंटली काम करेंगे। इसमें आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कंसिस्टेंट रहें, आप लगातार डेली कुछ न कुछ पढ़ें, कुछ न कुछ नया सीखें और फिर उसको रिवाइज करते जाएं। और उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज का बात है, तो टेस्ट सीरीज में भी आजकल ऑनलाइन दुनिया भर के टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज हम लोग देख लेंगे कि, लेकिन टेस्ट सीरीज पे जाने से पहले एटलीस्ट 80-90% तक हमारा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, उसके बाद ही हम टेस्ट पे जाएं। क्योंकि बिना तैयारी किए अगर टेस्ट देने अगर हम लोग जाते हैं, टेस्ट सीरीज में अपीयर होते हैं, तो फिर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो हालांकि उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है इनिशियल स्टेज में। इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी जो सिलेबस है यूपीएससी का, सिलेबस को देखेंगे, उसके टॉपिक्स को, हर एक जो हॉट टॉपिक्स है या सब टॉपिक्स है या जितना टॉपिक मेंशन किया हुआ है सारे टॉपिक्स को हम लोग देख जाएंगे। और हम लोग कॉम्बो लेके चलेंगे, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों साथ साथ लेके चलेंगे। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में आके थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को लिखवाने की भी ज़रूरत है या जो इस पे पढ़ाया जा रहा है वही। हाँ, इसमें फिर किसी भी सब्जेक्ट को अध्ययन करने से पहले हमें जानना जरूरी है कि हाउ टू स्टडी एनी सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हाउ टू स्टडी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री अगर हमें अध्ययन करना है तो उसको हम लोग देखेंगे सबसे पहले व्हाट आर ऑल द सोर्सेज टू बी फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर हिस्ट्री। कि इतिहास की तैयारी करने से पहले हमें किन किन सोर्सेज मतलब जो स्रोत हैं, यानी मोटा सीधे तौर पर अगर कहें तो कौन कौन से बुक्स फॉलो किया जाना चाहिए। तो यूपीएससी भी रिकमेंड करता है कि जो गवर्नमेंट गैजेट कहता है, जैसे एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी को बैकबोन बोला जाता है कि एनसीईआरटी जो इसका यूपीएससी प्रिपरेशन का बैकबोन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को हम लोग कवर करेंगे, एटलीस्ट 11th-12th के जितने भी जो एनसीईआरटीज हैं, हिस्ट्री का सेक्शन के लिए देख लेंगे हम लोग। उसके बाद फिर ज्योग्राफी का सेक्शन, इकोनॉमी का सेक्शन, साइंस एंड इकोलॉजी और बायोलॉजी का पार्ट, ये जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट हो जाते हैं उसको हम लोग एनसीईआरटी 11th-12th को देखेंगे। ये यहीं पे, ये नहीं कि फिर हम आप पे छोड़ दें कि आप घर पे जाके पढ़िएगा या जहाँ बैठे हैं वहीं पढ़ लीजिएगा, नहीं, यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल रहेगा। एनसीईआरटी को लेंगे क्लास वाइज, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में मेंशन किया है उसको एक डिक्शनरी के रूप में हम लोग एनसीईआरटी को यूज़ करते जाएंगे कि जितने जो कीवर्ड्स रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, उन टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, सीखेंगे और फिर उस पर बेस्ड जितने भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को भी साथ साथ करते ही जाएंगे। जैसे ही कोई एक चैप्टर पूरा हुआ, उस चैप्टर पे बेस्ड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एनालाइज करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो कंसेप्ट है वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। और वो बहुत सारा चीज़ हम लोग जैसे फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, ये सारा चीज़ देखेंगे, यहीं पे देखते चलेंगे। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही रहने दें, नहीं तो वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच।